फाइनली नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और केपी शर्मा ओली के द्वारा दिए गए इस इस्तीफे ने पूरे भारत में हड़कंप मचा के रख दिया है। रिसेंटली एससीओ समिट के दौरान जब पीएम मोदी जी चाइना पहुंचे थे तो उस समय नेपाल ने भारत पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की थी और भारत की जमीन को हथियाने के लिए चाइना के सामने विरोध दर्ज किया था। अब इसके कुछ समय बाद ही नेपाल के अंदर एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और अब भारत से दुश्मनी मोल लेकर नेपाल की सरकार औंधे मुंह गिर गई है। केपी शर्मा ओली ने आखिरकार ट्रंप के सामने नाक रगड़ दी है, जिससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि चाइना के कहने पर जिस तरीके से केपी शर्मा ओली ने अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, उसने अब नेपाली सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, कई दर्जन लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं, उसी को देखते हुए नेपाल की सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं और अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगाए थे उन सभी प्रतिबंधों को हटाना पड़ा है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे, आइए इसी वीडियो में बताते हैं। वीडियो बेहद ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और अब अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। फाइनली नेपाल से अब जो खबरें निकल के आई हैं उनमें ये बिल्कुल साफ हो गया है कि नेपाली सरकार ने जिन सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। अब ये प्रतिबंध हटे क्यों हैं और किन किन ऐपों पर प्रतिबंध लगे थे और आखिर इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या इन्वॉल्वमेंट था, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि नेपाल कैसे भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। देखो नेपाल के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था। नेपाल ने सबसे पहले तो लगभग अमेरिका की सभी सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया, जबकि चाइना के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को बैन नहीं किया। उसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि जेनजेड प्रोटेस्ट इन नेपाल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर बैंड बट नो टिकटॉक, यानी कि केवल टिकटॉक को छोड़कर नेपाल की सरकार ने लगभग सभी सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब तक को बैन कर दिया, जो कंटेंट क्रिएटर्स की पहली पसंद माना जाता है। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन सब को भी बैन कर दिया, जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने की आम जरूरतें हैं। ये वही ऐप है जिनके बिना आजकल इंसान का जीवन अधूरा है। आपको ये भी बताएंगे कि अगर भारत में ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या भारत में भी इसी टाइप के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर वो 26 बैन सोशल मीडिया एप्स हैं कौन कौन से। दरअसल ये है 26 बैन सोशल मीडिया एप्स की लिस्ट जो नेपाल में बैन हुए हैं, जिनमें पहला है फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स जो पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था। और बाकी आप लोग लिस्ट में देख सकते हो लगभग सभी सोशल मीडिया एप्स नेपाल के अंदर बैन हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अभी तक नेपाल के अंदर कौन कौन से सोशल मीडिया एप्स काम कर रहे हैं। तो इन एप्स में पहला नाम है टिकटॉक, वीटॉक और भी निम्बुज जैसे कई ऐप हैं। अब पहला आपको बता दें कि आखिर ये बैन क्यों किए गए थे। इसके पीछे का रीजन है कि गवर्नमेंट काफी लंबे समय से इन सभी सोशल मीडिया कंपनी से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग अपनी कंपनी को नेपाल के अंदर लीगली एस्टेब्लिश कीजिए, लेकिन इन कंपनियों ने नेपाली सरकार के साथ पंजीकरण कराने के निर्देश का पालन नहीं किया। हालांकि नेपाल की गवर्नमेंट ने इस बीच इन्हें टाइमलाइन भी दी थी और इस टाइमलाइन के ओवर होते ही आखिरकार नेपाल को इन सभी कंपनियों पर बैन लगाना पड़ा, क्योंकि नेपाल की सरकार ने यह समय सीमा 7 दिन की रखी थी और 7 दिन की समय सीमा के समाप्त होते ही पूरी तरीके से इन सभी कंपनियों को नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये सभी कंपनियां अमेरिका की टॉप लिस्टेड कंपनियां थी, क्योंकि आप लोग खुद सोच सकते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जीमेल, व्हाट्सएप, वीचैट, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का बैन होना किसी देश की यूथ जनरेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में एक बड़ी यूथ जनरेशन का जो कैरियर है वो भी इन सभी सोशल मीडिया एप्स पर ही है, फिर चाहे वो यूट्यूब का क्रिएटर हो या फिर इंस्टाग्राम का। क्योंकि आज की डेट में भारत हो या फिर नेपाल, इन सभी देशों का जो यूथ है वो लार्ज स्केल पर सोशल मीडिया पर क्रिएटर बनना चाहता है। और अब तो ये कंडीशन हो गई है कि लोग सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं और सबसे बड़ी यही वजह थी कि नेपाल के अंदर लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और जेनजेड के प्रोटेस्ट से असर ये हुआ कि बांग्लादेश की तरह अब नेपाल के अंदर भी केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया। क्योंकि रिसेंटली जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम ये खबरें आ रही हैं कि नेपाल के अंदर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन दे दिया है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन नेपाल के अंदर हो रहे थे उससे बिल्कुल साफ होता है कि इसमें किसी बड़ी ताकत का हाथ है। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल ने चाइना के टिकटॉक को छोड़कर अमेरिका के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया, उससे ये साफ होता है कि केपी शर्मा ओली ने सीधे सीधे अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पीएम केपी ओली रिजाइंस, इंडिया नेपाल बॉर्डर ऑन अलर्ट एमिड अनरेस्ट। आपको बता दें कि जेनजेड के प्रदर्शन बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने एक बड़ी फंडिंग करके शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिला था और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। वही कंडीशन अब नेपाल के अंदर आ गई है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर
है केपी शर्मा ओली, उनके घर को पूरी तरीके से फोर्स ने सीज कर दिया है और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि मंडे की शाम को केपी शर्मा ओली ने खुद ही ऐलान किया था कि सोशल मीडिया पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे वो सभी हटा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जेन जेड का जो प्रोटेस्ट था वो कम नहीं हुआ और ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते गए। लगातार आर्मी और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़पें देखने को मिली और इन झड़पों में अब तक लगभग 20 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। दरअसल जब से सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया है तभी से ये प्रोटेस्टर्स सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सोशल मीडिया को ब्लॉक करके तानाशाही करना चाहती है ताकि आम लोगों की आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि जब सभी सोशल मीडिया ऐप्स बैन हो जाएंगे तो फिर आम लोग अपनी आवाज को कहां उठाएंगे। देखो ठीक पूरी प्लानिंग उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को गिराया गया था। इसलिए साफ संकेत मिलते हैं कि नेपाल के अंदर भी एक बड़ी फंडिंग हुई है जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हुए हैं और यही वजह है कि केपी शर्मा ओली को अब रिजाइन देना पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि प्रोटेस्ट तो नेपाल के अंदर हो रहे हैं, आखिर टेंशन भारत को क्यों हो रही है? क्या भारत के अंदर भी ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाए? तो इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि भारत के अंदर भी अब तक दुनिया भर के सभी ताकतवर देशों ने फंडिंग करके देख ली, फिर चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी लोगों ने भी मोदी सरकार को गिराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन सत्ता में बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग है और देशवासियों को बीजेपी को इतना समर्थन मिल रहा है कि इन भारत विरोधी गद्दारों के मंसूबे फेल हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका भी लगातार भारत को जातिवाद में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका से लगातार भारत को जातिवाद में तोड़ने के लिए बयानबाजी हो रही है और मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत को तोड़ने के लिए भारत पर भी लगातार चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार दृढ़ता के साथ डटी हुई है। आपको बता दें कि जिस समय बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी तो उस समय भी हजारों हिंदू नेपाल छोड़कर भारत आए थे। तो उस समय भी भारतीय सेना बांग्लादेशी बॉर्डर पर पूरी तरीके से अलर्ट हो गई थी और इस समय भी खबरें निकल के आ रही कि भारत से जाने वाली एयर इंडिया की सभी फ्लाइटें जो नेपाल में लैंड होने वाली थी वो सभी रद्द हो गई हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि चंद सेकंडों में ही नेपाल के अंदर केपी शर्मा की सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि वही केपी शर्मा ओली है जो रिसेंटली एससीओ समिट के दौरान चाइना पहुंचा था, जहां पर केपी शर्मा ओली ने यह दावा किया था कि भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार को लेकर नई बातचीत हो रही है कि भारत और चाइना अब रोड के जरिए व्यापार करेंगे, उसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ट्रेड रूट को लेकर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के दौरान एक बड़ा मुद्दा उठाया था, जिसमें दावा किया गया था कि जो ट्रेड रूट है वो लिपू लेक से होकर गुजरता है और लिपू लेक नेपाल का हिस्सा है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि नेपाल पीएम ओली रेजिज ऑब्जेक्शन टू इंडिया चाइना डील टू यूज लिपू लेक एज ए ट्रेड रूट टू एट मीटिंग विद शी जिनपिंग। यानी कि अगर केपी शर्मा ओली भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना के रखता तो कहीं हद तक नेपाल की सरकार बच सकती थी, लेकिन अमेरिकी कंपनियों को बैन करके केपी शर्मा ओली ने सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लिया था। अब नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने नेपाल के अंदर सरकार ही गिरा दी और अब नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली के रिजाइन के बाद भारत को यहाँ से एक बड़ा सबक सीखना होगा कि इस टाइप की कंडीशंस भारत के अंदर कभी भी क्रिएट ना हो, क्योंकि मोदी सरकार को गिराने के लिए भारत पर भी इसी तरीके हमले हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे नेपाल के अंदर और क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।